हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रेवोल्यूशन विंस। मैं आपको बता दूं, इस पॉडकास्ट के अंदर हमने इनवाइट करा अपने क्लाइंट को जिनका नाम है दीपिका पवार, और अभी उन्होंने हमारी ट्रेनिंग में एनरोल ही किया था। 4 हफ्ते ही हुए थे और उन्होंने 4 हफ्ते के अंदर ही 30,000 रुपये कमाना भी स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और सबसे बड़ी बात, बिना ऐड चलाए। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है और लाइफ कोच हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे करी, हमारा सिस्टम इस्तेमाल करके जानेंगे हम इस पॉडकास्ट में। दीपिका, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू। ये रेवोल्यूशन के लिए बहुत बड़ा विन है कि जब एक क्लाइंट को रिजल्ट मिलता है ना, तो बहुत खुशी होती है। एंड जिस पेस से आपने रिजल्ट निकाला है, आई एम सुपर हैप्पी। तो दीपिका, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने रेवोल्यूशन के अंदर आप आए, आपके दिमाग में क्या था? आप उससे पहले अफर्मेशन में थे। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से करा, आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आप रेवोल्यूशन के अंदर आए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आप क्या करती हैं, कैसे करती हैं। ओके, सो बेसिकली मेरा प्रोफेशन टीचिंग से स्टार्ट हुआ। आई वॉज अ टीचर। मैंने आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड टीचिंग इन कॉलेज, और उसके बाद में कोविड में ऑल्सो आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बाय डूइंग द मैनिफेस्टेशन। मेरा तीसरा जॉब है अभी, जो मेरा करंटली जॉब है, और तीनों की तीनों जॉब आई गॉट देम एज अ मैनिफेस्टेशन एंड दैट कम ट्रू। तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एंड रिवलेशन में आने का पर्पस या फिर माइंड में ये था कि बिकॉज मेरा कोचिंग में आने का एक इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ कि हाँ, मुझे कोचिंग करना है, क्योंकि टीचिंग एज अ प्रोफेशन ऑलरेडी है और आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स इन वेरी इजी वे टू अदर्स। तो वो था, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोचिंग में भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आई हैव चेंज्ड माय लाइफ अ लॉट बाय लर्निंग अ लॉट ऑफ। एक फेज आया था, उसके अंदर मैंने बहुत कुछ नया सीखा, तो उस नई चीजों की वजह से मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो मैंने कहा अगर ये मैंने सीखा और अपनी लाइफ पे अप्लाई करा है, तो मेनी ऑफ पीपल कैन यूज दिस टेक्निक्स और वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो इस मोटिव से आई स्टार्टेड दिस कोचिंग आइडिया एंड लर्निंग। सब कुछ है मेरे पास में। आई लव रीडिंग, आई हैव सो मेनी मेंटर्स इन माय लाइफ, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। बट द वे इज हाउ टू स्टार्ट माय बिजनेस, दिस वाज द पॉइंट वेयर आई वाज कंप्लीटली लैकिंग, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब किया है अभी तक, तो बिजनेस में या फिर इस चीज को स्टार्ट कैसे करें, आई हैड नो आइडिया। सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड यूआई। ओके। आपने अफर्मेशन के ऊपर बहुत फोकस किया है कि मैंने पहले अफर्मेशन सोचा एंड उसके बाद मुझे जॉब मिली, पहली दूसरी तीसरी, आपने ये चीज़ बताई है। Yeah. मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ अफर्मेशन को, लेकिन इतना डीप तरीके से नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं दो फॉर्मूले इंप्लीमेंट करता हूँ। एक हो गया, एक जो बोर्ड विजुअलाइजेशन वाला जो होता है कि बोर्ड पे हमने कुछ लिख रखा है, हम उसको देख रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड में वो हमारे है। और एक होता है 3-6-9 फॉर्मूला जो होता है बेसिकली, एक वो मैं लिख के करता हूँ कि बेसिकली आई वांट टू अचीव दिस। एंड जब से वो चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट करी है ना, चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गया। मतलब चेंज मैं ऐसे बताऊँ कि ये कैसी चीज़ है कि यू कैन जस्ट फील इट, ये आपको ही पता होगा। तो जब से इन चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट करी हैं, मेरे साथ हुआ क्या कि अपने आप ही ना थोड़ा सा मैं लेज़र फोकस्ड हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी लेज़र फोकस्ड हो गया कि आई जस्ट वांटेड टू डू दीज थिंग्स, और मेरे दिमाग में वही चलता रहता था सबकॉन्शियस माइंड में। तो आप थोड़ा सा अफर्मेशन के बारे में बताएंगे, क्या होती है, किस तरीके से काम करती है? अगर एक नॉर्मल इंसान को अगर आपको समझाना होगा तो ये क्या है बेसिकली? यस, सो एफर्मेशन इज अ काइंड ऑफ टेक्निक जिसमें हम जो चीज चाहते हैं उसके लिए हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हम उसको रिपीटेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को रिपीटेडली यूज करते हैं तो इट हेल्प अस टू अट्रैक्ट दैट थिंग इन अवर लाइफ। तो मैनिफेस्टेशन की बहुत डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, जैसे आपने भी बोला कि विजन बोर्ड होता है जिसमें हम उसको देख के हम विजन कर सकते हैं। तो हमारा माइंड एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है कि ओके, आई ऑलरेडी हैव दिस। तो जब हम एफर्मेशंस राइट करते हैं, तो एफर्मेशन लिखने के भी रूल्स होते हैं कि उन रूल्स को अगर आप फॉलो करके एफर्मेशंस को यूज करते हो, तो दे हेल्प अस टू अट्रैक्ट द थिंग्स इन अवर लाइफ, क्योंकि अवर माइंड स्टार्टेड वर्किंग कि हाँ, ये ऑलरेडी मेरे पास है। So when you have the feeling of you are already having it, it get easy to attract that. जब हम ये सोचते हैं कि okay, I want to have this, तो वो फ्यूचरिस्टिक हो जाता है completely, और फ्यूचर में जाके, तो फ्यूचर कल तो कभी आने वाला नहीं है, हमेशा आज होता है। तो कल तो जाने वाला कल भी है, कल आने वाला भी, बट वो वाला कल कभी नहीं आता, क्योंकि it get converted into today.
So when you're focused on writing or visualizing the things that you already have it today, then it is easy to attract those things in our life. अमेजिंग अमेजिंग। तो आप कुछ रूल्स के बारे में बात कर रही थी कि ऐसे क्या रूल्स होते हैं मतलब उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए? So mainly 3 rules होते हैं. The first rule is the maintenance frequency या maintenance affirmation we have to write down. Maintenance के अंदर जो आपके पास में ऑलरेडी है उसके लिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि अगर आपके पास में जो कुछ है उसके लिए आप ऑल टाइम क्रिप करते रहोगे तो जो आपको अट्रैक्ट करना वो कभी आपके पास में आएगा नहीं. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट अ मेंटेनेंस एफर्मेशन दैट थैंक यू गॉड और थैंक यू यूनिवर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हो कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ राइट नाउ. तो उससे आप एक मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, एक बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो कि ओके आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव इन माय लाइफ. उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है यू हैव टू राइट डाउन द एफर्मेशन व्हाट यू वांट इन अवर लाइफ. और जब आप गोल ओरिएंटेड, कंप्लीटली गोल ओरिएंटेड और स्पेसिफिक, अगर आपको 1 मंथ में ये अचीव करना है तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक दैट दिस इज इन दिस मंथ आई हैव टू अचीव दिस. ओके, जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक रहोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा. आफ्टर दैट थर्ड टाइप होता है आप अपने इमोशंस डालो व्हाइल राइटिंग. अगर आप सिर्फ लिख रहे हो विद द सैड माइंड और सैड इमोशंस, कोई इमोशंस नहीं डाले आपने, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट द फीलिंग्स एंड इमोशंस. ये मैंने मेरे मेंटोर से सीखा है कि लाइफ इज नथिंग. अगर आप इमोशंस हटा दोगे, फीलिंग्स हटा दोगे, सो देयर इज नथिंग यू विल गेट इन योर लाइफ. तो फीलिंग्स एंड इमोशंस को ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हमारा माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवली उस चीज की तरफ फोकस करेगा, उस चीज की तरफ वर्क करेगा. मे बी उस मंथ में आप वो चीज कंप्लीटली अचीव ना कर पाओ, बट आपको एक पाथ जरूर मिल जाएगा कि इन दिस डायरेक्शन यू कैन गो, कि आप उस चीज को अचीव कर लो, उस चीज को अट्रैक्ट करो. दैट इज द 3 डिफरेंट लेवल. फर्स्ट यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद मेंटेनेंस. ये हाँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग आई हैव इन लाइफ राइट नाउ. अमेजिंग अमेजिंग. और दीपिका पता है जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे नहीं पता था कि प्रेजेंट टेंस में करना चाहिए, मैं लिखता था फ्यूचर की चीज़ें. तो जब मुझे धीरे धीरे पता लगा कि हमें जो भी चीज़ लिखनी है वो लिखनी है प्रेजेंट टेंस की, वो चीज़ है मेरे पास ऑलरेडी है. हाँ, तो फिर वो चीज़ मुझे पता लगी, फिर मैंने वो सारी चीज़ें करनी स्टार्ट करी और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ें अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो गई. एंड मेरी ना मैं बहुत जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता हूँ. पता नहीं ये मेरे अंदर है कि अगर मैं कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें लिखता हूँ कि जो हो पाएंगी या हो सकती हैं, तो मैं उस तरीके से लिखता हूँ, पर वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है. तो दीपिका आपका बैकग्राउंड क्या है? मतलब आप इस एफर्मेशन के अंदर आए हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि इंसान ना कहीं से वो निकल के जाता है, कि या आप एक्सीडेंटली इस फील्ड के अंदर आए हो या आप कॉन्शियसली आए हो, या कैसे आप इस फील्ड के अंदर एंटर हुए हो? तो लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट यू फील, एंड जो आप हमेशा फील करते रहते हो ना, यू विल अचीव दैट इन योर लाइफ. ये चीज अनकॉन्शियसली, मैंने ये सब सीखने से पहले अनकॉन्शियसली मैंने बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करी थी अपनी लाइफ में, बट मैंने जब इसको लर्न करना शुरू किया तो आई स्टार्टेड कॉन्शियसली. तो मेरा जर्नी ऐसा था कि आई डन माई ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एंड देन ऑल्सो इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई डन इन फिजिक्स. तो फिजिक्स का बहुत अच्छा आइडिया है कि क्या पार्टिकल्स होते हैं, क्या एनर्जी होती है, बट ये नहीं पता था यही सारी चीजें हमारी बॉडी में भी अवेलेबल है. तो मेरा शायद मैरिज के बाद में आई हैड अ बेबी, उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. एंड सो जैसे मैंने बोला कि अनकॉन्शियसली बहुत चीजें आप अट्रैक्ट करते हो, तो रिलेशनशिप में अनकॉन्शियसली आई अट्रैक्टेड नेगेटिव थिंग्स इन माई लाइफ. तो वो नेगेटिविटी दूसरे लोगों के साथ में आप कैसे बिहेव कर रहे हो कि ओके आई विल टेक रिवेंज. एक तो माइंड में आता है ना, आज इसको कहने दो जो कहना है, मेरा टाइम भी आएगा, देन आई विल से दिस. तो इट वाज कीप ऑन बिल्डिंग इनसाइड यू, ठीक है, और वो चीज आप अट्रैक्ट करते हो. तो सेम चीज मेरे साथ हुई. मैंने अट्रैक्ट करी ऐसे सिचुएशन जिसको मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, बट वो इतना ज्यादा ब्लास्ट होके मेरी लाइफ में आया. एंड कॉन्स्टेंटली 1 year मेरा पूरा उसी फेज में गया. एवरी 3 months आई हैड अ बिग फाइट with the family members, with other people around me. So वो phase जब आया, so one day
consciously my father took me back to my parents' house and he said कि तुझे अब जो भी लाइफ में करना है we are with you, just do it. Okay, because उन्होंने मुझे सिचुएशन में देखा and they are parents, they are concerned about it. तो then whole day मैं बस ये सोच रही थी कि I'm not this kind of person and I don't want this kind of situations also in my life. So वहाँ पे मैंने एक conscious decision लिया कि I will change everything in my life. I'm not going to live this kind of life ever again. बस उसी decision ने मुझे बहुत help किया to move forward. And then I started learning. फिर मैंने सीक्रेट मूवी देखा. मेरे फादर के पास में बुक रखा हुआ था सीक्रेट, जो मैंने कभी नहीं देखा उनकी लाइब्रेरी में, बट आई फाउंड दैट बुक, आई स्टार्टेड रीडिंग इट. फिर उससे सीखा ओके ग्रैटिट्यूड होता है, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए. किसी के लिए अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो स्टार्ट राइटिंग कि उनमें अच्छा क्या है, व्हाट दे डिड गुड अबाउट यू, और क्या अच्छा है. जब व्हेन यू फोकस, मेन चीज है फोकस. आप कहाँ फोकस कर रहे हो, आप बैड थिंग्स पे फोकस कर रहे हो या गुड पे फोकस कर रहे हो, और वही आप अट्रैक्ट करोगे. तो मैंने फिर फोकस करना शुरू किया गुड थिंग्स में, एंड देन विद इन 2 months आई स्टार्टेड सीइंग चेंजेस. मैंने जॉब अट्रैक्ट किया जिसमें मुझे 30% हाइक मिला. कोविड के टाइम पे व्हेन एवरीवन वाज लूजिंग जॉब, एंड आई अट्रैक्टेड अ जॉब जहाँ पे मुझे 30% हाइक मिला. So that was a complete different phase, and धीरे धीरे I am living with the same people right now, and I'm having very good bonding and amazing relationship with them. वो सारी चीजें चेंज हुई. मेरा मेंटल सिचुएशन चेंज हुआ, हाउ आई एम थिंकिंग टुवर्ड्स अदर पीपल, कौन सी चीज मुझे कहाँ पे ट्रिगर कर रही है. अब मुझे आइडिया है कि हाँ ये चीजें मुझे ट्रिगर कर सकती है. रिएक्शंस, आपके पास में एक सिचुएशन आती है, आप हाउ यू रिएक्ट वो मैटर करता है. अगर आपका रिएक्शन आप चेंज कर दो तो उसका आउटपुट कंप्लीटली चेंज आ जाता है. तो बस मैंने उस रिएक्शन पे ही फोकस किया. मैंने सिर्फ मेरे ऊपर फोकस किया कि हाउ आई कैन चेंज माई सेल्फ. ये सिचुएशन है, ओके ये सिचुएशन वापस भी आई, वही सिमिलर सिचुएशन वापस भी आई, बट अब मेरा रिएक्शन डिफरेंट था. तो जब रिएक्शन डिफरेंट हुआ तो उसका आउटकम डिफरेंट आया, तो फिर वो चीजें चेंज होने लगी. इट टुक मी टाइम, बट स्लोली बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया मेरे अंदर और आसपास के सिचुएशन के अंदर, कि नाउ आई एम इमोशनली वेरी मच पॉजिटिव, एंड इमोशनली मैं इतने स्ट्रांग हूँ कि चीजें मुझे अफेक्ट नहीं करती. एंड इवन सिचुएशन आ भी जाती है, अफेक्ट भी कर देती है, देन ऑल्सो विद इन सम टाइम आई विल जस्ट क्विकली कम बैक कि हाँ नहीं अब मुझे वापस बैक आना है, दिस इज नॉट वर्थ इट. सो कॉन्शियसली आप क्वेश्चन क्या पूछते हो खुद से, कॉन्शियसली आपके माइंड में आपका सेल्फ टॉक क्या चलता है, वो भी बहुत मैटर करता है. बट ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि आपके अंदर की इमोशंस, फीलिंग, आपका जो माइंड है वही सब कुछ है. When you start focusing on this, everything will work out. दीपिका, आपके फादर की लाइब्रेरी में आपको सीक्रेट्स बुक मिली. आपके फादर क्या करते हैं? He is chief manager in bank. Oh, amazing. Yeah. Okay. और जब आपने सीक्रेट बुक पढ़ी तो Yes. आप मैंने जैसा अभी देख रहा हूँ आपकी लाइफ में ना ओवर द टाइम मैच्योरिटी आई है चीज़ों को पढ़ के काम करके. आप शुरू से शायद इतनी मैच्योर नहीं थी, लेकिन धीरे सिचुएशन के साथ काम करके जो चीज़ें आपके साथ हुई, पढ़ के चीज़ें सीख के वो चीज़ हुई. क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से मंथन करते हैं चीज़ों के बारे में, या चीज़ों के बारे में सोचते हैं बैठ के कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, क्या पॉजिटिव चीज़ है क्या नेगेटिव चीज़ है, और हमें किस चीज़ पे. क्योंकि ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है. Very true. सो अभी हमारा ब्रेन ही उस तरीके से डेवलप्ड है, जो रेप्टिलियन ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर, वो उसी चीज से डेवलप्ड है. क्योंकि पुराने टाइम में सेविंग, सर्वाइवल मोड सबसे ज्यादा जरूरी था. तो हम हमेशा नेगेटिव एक्सपेक्ट देते किसी भी सिचुएशन का, कि इसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है. तो हमारा माइंड ही ऐसे वर्क करता है. तो उसको हमें कॉन्शियसली चेंज करना पड़ेगा कि ओके यू हैव, ठीक है हम सर्वाइवल मोड में भी जाना जरूरी है, इट इज नेसेसरी, बट अब हमारा वो सिचुएशन ही, हमारा सराउंडिंग काफी डिफरेंट है. पहले टाइम में सराउंडिंग्स डिफरेंट था. उस टाइम पे आदिवासी लोग जब रहते थे तो उनके आसपास की कंडीशन डिफरेंट थी, इसलिए उनका माइंड वैसे डेवलप था. और अभी भी हमारा माइंड वैसे ही डेवलप्ड है. वो रेप्टिलियन ब्रेन जो है वो हमेशा हमें सर्वाइवल मोड में लेके जाने की कोशिश करता है. तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज वांट कि ओके मैं कैसे सर्वाइव करूँ उस सिचुएशन में. सो वी ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ. और जब वो प्रोटेक्शन वाली चीज ज्यादा अंदर से आती है तो हम लोग
एंगर हमारा मूड बढ़ जाता है, क्योंकि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम खुद को सेव करना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो दैट कम आउट इन दैट सिचुएशन। अमेजिंग। दीपिका, मैं एक चीज़ सोच रहा था, जैसे हमारे यंगस्टर हैं, इवन मैं खुद भी हूँ, अगर मेरे पार्टनर से लड़ाई हो गई या कुछ भी XYZ हो गया, तो दिमाग ना स्टक हो जाता है, फिर ऐसा लगता है पूरा मूड खराब हो गया, अभी ये करना वो करना। आपने एक बात बोली कि मैं उससे बहुत जल्दी निकल जाती हूँ, अब उस फेज से बहुत जल्दी निकल। व्हाट टेक्निक यू आर यूजिंग, मतलब क्या होता है ऐसा कि आप उस फेज से एकदम निकल जाती हैं? मैंने मेरे मेंटोर से सीखा है कि हम लोग हर चीज के ऊपर रूल्स लगाते हैं, हमारे अपने क्रिएटेड रूल्स होते हैं, कि अगर मेरा पार्टनर मुझे इस वे में बात कर रहा है तो आई गेट एंग्री, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकता। तो हमने एक रूल बना दिया है कि इफ माय पार्टनर हैव दिस पिच ऑफ टॉकिंग, तो मुझे एंगर आएगा, या फिर मुझे वो पसंद नहीं है, ही डोंट लव मी, ही डोंट लाइक मी, या फिर हमने ये अनकॉन्शियसली ऐसे रूल्स बना देते हैं लाइफ में। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी, मेरे मेंटोर से, कि हमें इजी रूल्स बनाने चाहिए पॉजिटिव इमोशंस को फील करने के लिए, और डिफिकल्ट रूल बनाने चाहिए नेगेटिव इमोशंस को फील करने के लिए, क्योंकि इमोशंस आर पार्ट ऑफ लाइफ। यू कांट, हम ये नहीं कह सकते हम एंगर को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, हम हर टाइम पॉजिटिव भी नहीं रह सकते। लाइफ हमेशा अप डाउन फेस में ही चलता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइफ। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो वी आर डेड। तो वही वाली चीज होती है कि इमोशंस आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ, बट अगर हम इजी रूल बना दे एक पर्टिकुलर इमोशन को फील करने का, देन इट विल बी इजी, कि हाँ मेरे पार्टनर ने मुझसे इस तरीके से बात किया, इट्स ओके। हम खुद की कंडीशन देखते, सामने वाले की कंडीशन नहीं देखते, तो वी ऑलवेज अप्लाई रूल्स, अ लॉट ऑफ रूल्स इन अवर लाइफ। और सामने वाला गलत हो अगर, इट्स ओके, वो उसको भी रियलाइजेशन होगा, वो उसको भी फील होगा। वो हर किसी का अपना लाइफ होता है, हर किसी का अपना जर्नी होता है टू लर्न। ओके, इफ वी कीप ऑन गोइंग टू देम एंड सेइंग कि तुम यहाँ गलत हो, तुम वहां गलत हो, वो उनके लिए फिर रोल है कि अगर मुझे गलतियां गिनाई तो मतलब आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और वो फिर सिचुएशन और अप डाउन हो जाएगी। तो इट्स ओके, हर किसी का फेस होता है, लेट देम बी। मेरा एक वो चीज मैंने देखा है कि सबसे जो टफ सिचुएशन होती है ना लाइफ की, सबसे जो टफ होती है वो होता है ब्रेकअप्स। और उन ब्रेकअप से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है होना। अगर वो नहीं होगा ना, तो इंसान वो बन ही नहीं पाएगा जो एक्चुअल में उसको बनना है अपने लाइफ में। अब ब्रेकअप होने अच्छे हैं, मैं कहता हूँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं ब्रेकअप होने, क्योंकि इंसान उससे सीखता है, और लोग उस पेन से बचना चाहते हैं, है ना, कि मुझे बचना है, नहीं मेरा सब खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। खासकर ये प्रॉब्लम यंगस्टर के साथ है ना। तो अगर किसी का ब्रेकअप होता है, वो बहुत हार्ड टाइम से जा रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड टाइम से आ रहा है, तो आपकी क्या एडवाइस होगी कि वो उसको क्या करना चाहिए? एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। हम लोग हमेशा कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग मोड में सबसे ज्यादा होते हैं। हम कंप्लेन करते हैं कि सामने वाले पर्सन ने मेरे साथ ये कर दिया, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे तो आपने बोला सामने वाले की गलती हुई, तो वी ऑलवेज आर इन द स्टेट ऑफ कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग मोड। तो सबसे पहले तो वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर ओन लाइफ। और मैंने ये भी चीज मेरे मेंटोर से सीखी थी, और मैंने इस चीज को काफी सीरियसली मेरी लाइफ में अप्लाई किया, कि whatever I am feeling, I am responsible for it. Not other person is responsible for it. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मुझे बुरा लग रहा है तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, नेक्स्ट पर्सन नहीं रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि वो आपको सिर्फ एक सेंटेंस कह के जाएगा 5 सेकेंड्स के अंदर, और आप उस सेंटेंस को कंटिन्यू करते हो फॉर लॉन्ग जर्नी। आप उसके ऊपर ध्यान देते हो कि उस पर्सन ने मुझे ऐसा कहा, तो वो माइंड में आपके कॉन्स्टेंटली चलता है। आपने उसको पकड़ के रखा है, सामने वाला तो भूल भी जाएगा, पता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने तो बोल दिया जब बोलना था, आपने उसको होल्ड करके रखा है। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, योर इमोशन। तो मैं जब भी किसी पर्सन को गाइड करती हूँ तो सबसे पहले मैं उनको यही सिखाती हूँ, फर्स्ट स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। वंस यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, देन थिंग्स विल वर्क फॉर यू। जब तक आप कंप्लेन एंड ब्लेम मोड में हो, आप कभी भी, क्योंकि आप हमेशा चाहोगे कि नेक्स्ट वाला पर्सन चेंज हो जाए, सामने वाला पर्सन मेरे लिए ये करे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू कांट चेंज एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड।
right? You can only change one person and that is you. So work on yourself. क्योंकि जब मैंने भी कॉन्शियसली वो डिसीजन लिया था कि आई वुड लाइक टू चेंज माई लाइफ, या मुझे मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज करनी है, तो मैंने खुद पे ही फोकस किया था. मैंने कभी ये फोकस नहीं किया कि जिन पर्सन या जिन लोगों के साथ में मेरा फाइट हुआ है या जिन लोगों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी हुआ है मैं उनको जाके चेंज करूं. आई नेवर डन दैट. तो वो जब मैच्योरिटी आई ना कि आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, देन इट हेल्प यू. क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन, आप किसी भी तरह से, आपको पता है कि आपके अंदर बेस्ट क्या है, आपको पता है आपके अंदर वर्स्ट क्या है, तो दैट विल हेल्प यू टू चेंज योरसेल्फ. So first take charge of your life, your emotion, that my emotions are in my control. Don't give your remote control to anybody else. तो वो बहुत सिंपल चीज होती है. दीपिका, मैं एक चीज सोच रहा था कि जैसे ये अफर्मेशन वाली चीजें होती है, अफर्मेशन हो गया है, लाइफ कोचिंग हो गया, इसके अंदर ये सारी चीजें आप कस्टमाइज करके कराते हो बेसिकली, या आपका एक पर्टिकुलर कोई करिकुलम होता है, या किस तरीके से आप चीज़ों को करते हो? आपकी कोचिंग के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें हैं? सो कस्टमाइज्ड भी होता है. लाइक पर्सन हमेशा ये नहीं होता कि आप ब्रेकअप से ही है. रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ जाते हैं मैरिज के बाद में, या किसी और पर्सन के साथ में, या आपका रिलेशनशिप आपके बॉस के साथ में, वर्क ऑफिस में भी अच्छा नहीं चल रहा है, या कलीग्स के साथ में अच्छा नहीं चल रहा है. तो फर्स्ट वही स्टेप्स होते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. नेक्स्ट स्टेप, आप चाहते क्या हो लाइफ में, वाई यू वॉन्ट, वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ. तो नेक्स्ट चीज वो आ जाती है, और उसमें भी डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. आपको एक्सपीरियंस क्या चाहिए, आपको फीलिंग्स क्या चाहिए. हर चीज से एक फीलिंग कनेक्टेड होती है. हम चाइल्डहुड में लाइक जब हम बच्चे होते हैं तो अभी तक हमें वही मेमोरीज याद होती है जो या तो बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, क्योंकि उसके साथ भी एक एक्सपीरियंस, एक फीलिंग जुड़ा हुआ है कि उस टाइम में हमने ये बेस्ट फील किया था. कोई पिकनिक हो गया, किसी फ्रेंड के साथ बाहर घूमना हो गया, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक बहुत हैवी इमोशन है आपका जो वहां पे स्टक है या फिर वहां पे है, जिसकी वजह से आप हमेशा उस मेमोरी को याद करके हैप्पी होते हो या उस मेमोरी को याद करके सैड होते हो. तो पहली चीज वो हो जाती है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज लो. नेक्स्ट स्टेप आपका ये हो जाता है कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. तो एक गोल विजन आप बना सकते हो कि क्या चाहिए आपको. जब हम ये बनाते हैं कि हमारा गोल ये है या फिर ये इमोशन मुझे अचीव करना है, तो फिर नेक्स्ट आ जाता है लिमिटिंग बिलीफ्स. बहुत सारे हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ्स डेवलप हो जाते हैं चाइल्डहुड से लेके जब आप एडल्ट में आते हो. तो बहुत सारी आपके सराउंडिंग्स की वजह से या आपके अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से हम लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट कर देते हैं. जैसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ हमको लोगों से भी मिलते हैं कि पैसा कभी पेड़ पे नहीं उगता. बहुत डिफरेंट टाइप के लिमिटिंग बिलीफ जिनको हम होल्ड ऑन करके रखते हैं कि मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी पैसा अचीव नहीं कर पाओगे. तो बहुत सारी चीजें इनसाइड हो जाती है और जिसकी वजह से माइंड भी वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करना शुरू कर देता है कि अगर हम कोशिश भी करते हैं तो माइंड में आ जाता है अरे नहीं पैसा पेड़ पे नहीं उगता, या फिर ये चीज डिफिकल्टी होने वाली है, मैं इजी वर्क करके कभी पैसा अर्न कर ही नहीं सकता, या फिर रिलेशनशिप में तो इशू आने ही आने. तो बहुत सारे, या हमने जैसे आसपास के लोगों को देखा है कि हाँ उनके बीच में मैरिज के बाद में फाइट होती है. जैसे पेरेंट्स के साथ में किड अगर देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है बात कि मैरिजेस आर नॉट गुड. शादी के बाद लड़ाइयाँ होती ही होती है, या हमें इस तरह से वुमेन को ट्रीट करना चाहिए. तो वो इनकी एक मेंटेलिटी बन जाती है, उनके बिलीव्स बन जाते हैं. तो सबसे पहले हमको उन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना है. बिलीव्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन चेंज योर बिलीफ. चेंज करने के बाद में देन यू टेक द नेक्स्ट स्टेप. तो इससे वो कस्टमाइज्ड भी होता है और एक फिक्स्ड जर्नी भी होती है. तो इन बोथ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. दीपिका, इंसान के ना 3 पार्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक शादी से पहले का, एक शादी के बाद का, और एक बेबी होने के बाद, है ना. मैं इन तीनों पार्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये सिचुएशन मेरी अभी आई नहीं है लेकिन आएगी इन फ्यूचर. एंड मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या डिजास्टर चेंज आए. क्या एक होता है कि जब हम सिंगल होते हैं तो हम एकदम फ्री बर्ड की तरह रहते हैं, जब रिलेशनशिप में आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ
एक और पर्सन है हमारे साथ या फैमिली है हमारे साथ। तीसरा, जब बेबी होता है तो क्या फील होता है, क्या फीलिंग होती है, वो एक मदर के लिए तो बहुत ही अलग फीलिंग होती होगी। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहला आपने जब शादी की होगी उससे पहले क्या सीन था, क्या था वो सारी चीज़ें। तो बिफोर मैरिज, मेरा मैरिज बहुत सडन हुआ था, बहुत सडन। आई हैवंट एक्सपेक्टेड। 15 डेज, विद इन 15 डेज में हमारा चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हुआ था। तो इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट फेज। मैं बहुत ज़्यादा लर्निंग्स, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर दिया था मैंने, क्योंकि वो भी मैंने कहीं ना कहीं कॉन्शियस डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में कि मुझे, पहले मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, बट 8th क्लास का जब रिजल्ट आया तो इट वॉज अ वेरी बैड, लाइक लग रहा था कि इस बार तो फेल हूँ मैं। आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि इस बार पास करवा देना, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं बोलोगे कि मुझे पास करवा दो, मैं फिर वर्क करूंगी, आई विल वर्क कॉन्स्टेंट। और उस डिसीजन के बाद में मैंने कंप्लीटली उसी चीज पे वर्क किया, और मैंने वो डिसीजंस मेरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहे। और इसी के ऊपर मैंने बुक भी लिखा था, ब्लेस्ड डिसीजंस। तो ये 2 डिसीजंस जो मैंने पूरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज किया, और एक आफ्टर मैरिज मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। तो शादी से पहले कंप्लीटली मैं पढ़ाई के मूड में ही थी, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बनना है कुछ। बिकॉज मेरी आसपास की जो सोसाइटी है, या जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ इन राजस्थान या इन माई सिटी, तो वहाँ पे गर्ल एजुकेशन इतना नहीं है। 18 ईयर्स 19 ईयर्स के बाद में शादी हो जाती है, अब घर संभालो, अब बच्चे संभालो, दैट्स द थिंग। बट मेरे माइंड में हमेशा ये था कि नहीं, मुझे ऐसी लाइफ तो नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, कुछ तो अलग करना है। एंड ये कांस्टेंट फेस की वजह से मैं हमेशा पढ़ाई में ज़्यादा फोकस किया मैंने, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो शादी का फेज, मतलब जैसे मैंने बताया आपको, 18-19 के आसपास वो लोग कि हाँ चलो कर दो, बट माई फादर वॉज सपोर्टिव। उन्होंने कहा नहीं, जब तक इसका मन नहीं होता आई विल नॉट डू दैट। तो शादी के आसपास मी एंड माई हस्बैंड वर लाइक बिकेम गुड फ्रेंड्स जस्ट विद इन 1 मंथ बिफोर उन्होंने मुझसे बात किया। एंड द काइंड ऑफ पर्सन आई वॉन्ट इन माई लाइफ, आई सॉ ऑल द क्वालिटीज इन हिम। तो जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे जैसे ही मिला, तो आई वेंट टू माई फादर और मैंने बोला, और नेक्स्ट डे भी बहुत जल्दी से शादी का सारा अरेंजमेंट हो गया, एंड 15 डेज के अंदर अंदर आई गॉट मैरिड। तो पता भी नहीं चला कि लाइक व्हाट हैपेंड, एक्चुअली व्हाट हैपेंड। माय फादर नेक्स्ट डे सेड टू मी, जस्ट नेक्स्ट डे टू माय मैरिज, कि पता ही नहीं चला तेरी शादी भी हो गई तो कब चली गई। तो वो एक कांस्टेंट, मतलब बहुत कंप्लीट डिफरेंट, वो मतलब दुनिया हिल गई ऐसा वाला सीन था। क्योंकि मेरी, आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर था मेरा, तो वो कंप्लीटली अफेक्ट हुआ एकदम से शादी की वजह से। बट माय टीचर्स वर सपोर्टिंग, so it helped me to like complete. Then within 1 year I had the baby also. तो शादी के बाद में वो क्या कनेक्शन होता है, वो सब कुछ समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम। I took 3 years to actually have the love between me and my husband. It took 3 years. Even after having the baby, हमारा वो बॉन्ड ही नहीं बन पाया, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ। वो पर्सन पूरा डिफरेंट काइंड का पर्सन, आई एम अ डिफरेंट काइंड का पर्सन। तो उनको साथ में उनके रूल्स मैच होने, उनकी फीलिंग्स, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो मैच होने में काफ़ी टाइम लगा। बट आई वॉज इन द कॉन्स्टेंट फेज ऑफ माई माइंड कि नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने में। एंड आफ्टर 3 years टिल टुडे, वी एवरी डे वी आर ग्रोइंग इन लव। तो वो कम नहीं हुआ, वो एवरीडे बढ़ता गया। लोग क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी क्विकली उस चीज से, रिलेशनशिप से गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना होता है, क्योंकि एवरी फेज यू हैव टू अंडरस्टैंड, सामने वाले को भी यू हैव टू अंडरस्टैंड, खुद को भी यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज हो गया, आप किसी डिफरेंट माहौल में रह रहे हो, आपका माहौल पूरा चेंज होता है। फॉर ए गर्ल इट्स अ बिग चेंज। बॉय के लिए भी होता है कि एक नया पर्सन आया है, फिर फैमिली अलग वे से रिएक्ट करती है, वो लड़की अलग वे से रिएक्ट करती है। बट वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक पूरा फैमिली वो छोड़ के एक नए फैमिली में आ रहे हैं, वहाँ पे लोग आपको जानते भी नहीं है, वो आपको एवरी पॉइंट पे जज कर, ओके इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे रिएक्ट कर दिया, अच्छा तो वो दे जज यू ऑल द टाइम। क्वेश्चन मार्क हमेशा लगता रहता है कि अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम तो ऐसे करते ही नहीं है।
हमारी डॉटर तो ऐसे करती नहीं है, या हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। तो वो कांस्टेंट फेज में वी हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क विथ अदर पीपल ऑल्सो एंड विथ सेल्फ ऑल्सो। वो धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा उन लोगों के साथ में बॉन्ड बनाने में, उन लोगों को समझने में कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके रूल्स क्या है, बेसिकली उनके रूल्स क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो कब गुस्सा हो जाएंगे, वो कब आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करें, उनको धीरे धीरे समझना होता है। तो यू शुड नॉट गिव अप वेरी इजीली, कॉन्स्टेंटली वर्क करो, गिव योर सेल्फ टाइम, सामने वाले पर्सन को भी टाइम दो। यही चीजें एक्चुअली, ये नॉलेज हमें सब स्कूल्स में होनी चाहिए, क्योंकि शादी एक फेज है हमारी लाइफ में जो सबकी लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है, बहुत कम पीपल होते हैं जो पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो अलग चीज है, बट मैक्सिमम ऑफ ह्यूमन हैव दिस फेज इन अवर लाइफ। और हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता है कि कैसे लोगों को समझना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है। और इसी की वजह से ये इश्यूज आते हैं, और इसी की वजह से लोग बाद में डिप्रेशन को फील करते हैं, या फिर डाइवोर्स तक चीजें बढ़ जाती है, क्योंकि हम समझते नहीं है दूसरे को, या खुद को भी नहीं समझते कि खुद को कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन में। ये मेरे साथ हुआ था उस फेज के अंदर कि खुद को मैं कैसे हैंडल करूं। मैं बहुत डिफरेंट शांत इंसान, और मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ इंसान। तो मैं जब एंगर मोड में जाती थी तो आई वाज कंप्लीटली शिवरिंग, तो पूरा बॉडी अगेंस्ट हो जाता था मेरे माइंड के, कि वो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर पाता। तो धीरे धीरे इट टेक्स स्टेप बाय स्टेप यू अंडरस्टैंड द पर्सन। क्योंकि विद इन 15 days हुआ, तो मैं उस पर्सन को भी कंप्लीटली जानती नहीं थी, तो मुझे उनको समझने में भी बहुत टाइम लगा। बट एक बार देन वी आर शेयरिंग अमेजिंग बॉन्ड टुगेदर, क्योंकि अब मुझे पता है उनके रूल्स क्या है और उनको पता है कि मेरे रूल्स क्या है। तो अमेजिंग अमेजिंग दीपिका। सो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप रेवोल्यूशन में आए, जो भी आपने चीज़ें सीखी पढ़ी, आपको क्या लगता है कोचिंग इंडस्ट्री आसान है, कंपटीशन है, क्या है, कैसे कैसे लगा आपको ये रेवोल्यूशन में आने के बाद जो कंटेंट आपने कंज्यूम करा हमारा? कंपटीशन वाली बात करें तो कंपटीशन हर फील्ड में होता है, और मेन चीज ये है कि वी नीड गुड टीचर्स। और मेरे मेंटर ने भी एक बार कहा था कि जब आपके पास में कोई इंसान आता है या फिर आपसे कोई कोचिंग लेना चाहता है, इज नॉट कमिंग बिकॉज आपका कंटेंट क्या है, वो आते हैं आपका कनेक्शन उनसे जो बनता है, वो कनेक्शन की वजह से आते हैं, वो आपके साथ में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस एनर्जी को गेन करने के लिए वो आपके पास में सीखने के लिए आ रहा है। क्योंकि उनको पता चलता है, हाँ हमारे स्कूल में जब हम जाते हैं बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बट एक टीचर है जो हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, या उनसे पढ़ना हमको अच्छा लगता है, उनसे सीखना हमको अच्छा लगता है। तो वही चीज कोचिंग इंडस्ट्री में भी है। देयर आर सो मेनी कोचेस, बट यू हैव टू स्टैंड आउट विथ योर ओन वर्क। मतलब खुद का अपना जब वो डालोगे ना, कि हाँ खुद का टच डालोगे, तो इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ एंड उन लोगों के लिए भी जो आपके पास में सीखने के लिए आ रहे हैं। तो वो चीज मैटर करती है। अमेजिंग। सो दीपिका, पता है मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे कि जो सिर्फ देखना चाहते हैं कि धैर्य क्या करा रहा है, बेसिकली क्या कोर्स कंटेंट क्या है ना। या मेरे पास कॉल पे भी अगर मेरे साथ आ रहे हैं, वो लाइव बुक कर रहे हैं, कॉल बुक कर रहे हैं, और देखने आता है कि फनल किस तरीके से काम कर रहा है। एंड लोगों को एक्चुअल में समझ में नहीं आता, इट्स नॉट अबाउट द फनल, इट्स नॉट अबाउट द फनल, इट्स कंप्लीटली अ साइंस कि आपने चीज़ों को किस तरीके से क्राफ्ट किया, किस तरीके से आप सेल्स करने वाले। एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल कि आप नेक्स्ट मंथ कितने वाला करने वाले हो, कितना कितना करने वाले हो, ये सारी चीज़ें बहुत प्रिडिक्टेबल है। लेकिन क्या ये मॉडल हमने इस तरीके से बनाया नहीं, कोई देख के उसको समझ जाएगा कि वो दिस इज द थिंग, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्सल है, जो भी हमने कराया या बताया है, लेकिन वो हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराया है। एंड जब उस तरीके से हम काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली सक्सीड होता ही होता है। आपने फर्स्ट 4 weeks के अंदर 30,000 का एक क्लाइंट क्लोज किया विदाउट रनिंग एड्स, राइट? वो कैसे किया आपने? तो भी जैसे मैंने बोला कि व्हेन यू डू कम्युनिकेशन विद अदर, आपका एनर्जी क्या है, वो सामने वाला पर्सन आपसे कैसे कनेक्ट करता है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। कि उसी चीज़ ने मुझे भी हेल्प किया। सो वन ऑफ द पर्सन, शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हर लाइफ। तो उन्होंने बात करते करते आई टोल्ड हर कि ओके, आई इन दिस वे मैंने भी अपनी लाइफ को चेंज किया है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। देन फिर मैंने जब मुझे ओके आई गॉट द आइडिया कि शी इज इंटरेस्टेड, तो फिर मैंने उसको बताया कि ओके मैंने 1-to-1 कोचिंग का सर्टिफिकेशन लिया है, आई एम इनटू दिस कोचिंग इंडस्ट्री राइट नाउ, और मैं ग्रो कर रही हूँ अपना बिजनेस, सो इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग यू कैन ज्वाइन। फिर मैंने उसका छोटा सा क्लास लिया हाफ एन आवर का, एंड उसमें उसको बताया क्योंकि दीज आर द थिंग्स, ये स्टेप्स होते हैं, और ये स्टेप्स व्हेन यू जॉइन मी आई विल हेल्प यू टू डू ऑल दिस विद द हैंड होल्डिंग पार्ट। तो क्योंकि जब हम किसी को सिखा तो देते हैं, अभी मैंने आपको बोल दिया एफर्मेशंस इतने टाइप के होते हैं, बट जब हम एफर्मेशन करने बैठते हैं देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे डाउट आते हैं, अच्छा मेरे को ऐसे लिखना चाहिए या वैसे लिखना चाहिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कौन से टेंस में लिखूं, क्या लिखूं, क्या इमोशन डालूं। तो वो फिर हैंड होल्डिंग में कहीं ना कहीं फिर आपको जरूरत होती है कि हाँ कोई एक्सपीरियंस पर्सन अगर आपके साथ में तो वो हेल्प करेगा। सो इन दिस वे व्हेन आई हैड वर्ड विद हर तो शी गॉट कन्विंस्ड क्विकली, और उसने बोला नहीं नहीं मुझे आई वांट टू जॉइन यू एंड आई एम रेडी फॉर दिस। अमेजिंग। और ये आपने बिना ऐड चलाए करा है ना? लोगों के बहुत मिथ्स होते हैं कि यार कोचिंग इंडस्ट्री में आ रहा है ना तो हमें ऐड चलाना ही पड़ेगा। एक और हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने 90 केस से ज़्यादा कर लिए विदाउट रनिंग एड्स। तो वो सोचते हैं जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे डेफिनेटली वो आपके पास आएगा ही आएगा, और जिस तरीके से आपने करिकुलम अपना सेट करा है लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे, और जिस तरीके से हमने इसको स्ट्रक्चर करा है बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन अ एक्चुअल पेन पॉइंट्स की जो पेन्स हैं, because we are looking outside of the window, we are identifying the problem, then we are creating a bulletproof solution and it's automatically sells। अभी आपने देखा कि मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों के पास एक तो पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोचिंग में पैसा देने के बाद लोग आते नहीं है और फिर वो सक्सेसफुल नहीं होता है। राइट जो आखिरी दिन में आपने रिजल्ट देखे थे, राइट, जो आखिरी दिन में मैंने आपको दिखाया था कि हम इतना इतना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अभी आपको रीज़न पता लग गया ना कि लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। कि जब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे जो मैंने आपको रिजल्ट देखा, आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है उस चीज़ को देख के, या आप कितना आगे कर सकते हो फ्यूचर में। तो उन लोगों का एक वो होता है कि जैसे पर्सन की आप बात करें कि वो पैसा देने के बाद भी नहीं आते हैं सीखने के लिए, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी और को देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं कि अच्छा उसने इतना कर लिया वी कैन ऑल्सो डू इट। तो वो उनकी वैल्यू सिस्टम में अभी है ही नहीं, वो उस चीज को वैल्यू नहीं दे पा रहे, वो बोरोड वैल्यूज, उन्होंने किसी और से वैल्यू ली बट अब उनकी लाइफस्टाइल के साथ में या उनके वर्क के साथ में वो चीज मैच ही नहीं कर रही, तो वो वैल्यू ही नहीं कर पा रहे उस चीज को। तो हमारे लाइफ में जैसे रूल्स होते हैं उसी तरह वैल्यूज भी होती है, तो आप किस चीज को कितना वैल्यू कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। और मेरा एक्सपीरियंस अब बहुत कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट मच बेटर वे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर भी है और साथ साथ में एक आइडिया भी लग गया कि ओके दिस इज द स्टेप, अगर मैं ये फर्स्ट स्टेप लूँ तो आई कैन ग्रो दिस मच, सेकेंड स्टेप में हाँ, तो इट्स अ सिस्टमैटिक दैट यू हेल्प अ लॉट। और ये चीज जानने में भी हाँ अब कॉन्फिडेंस तो है कि आई विल डू, टाइम भले ही लगे बट या प्रेम के अंदर आई विल अचीव ऑल द थिंग्स जो मैंने सोचा। अमेजिंग अमेजिंग। मुझे ना ये सुन के बड़ी खुशी होती है जब मेरे किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकलता है ना, तो भी बहुत खुशी होती है कि यार जो चीज़ मैं करा रहा हूँ उससे रिजल्ट मिल रहा है, और मैं एकदम बहुत खुश हो जाता हूँ कि यार नहीं ये काम कर रहा है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि क्या स्टूडेंट रिजल्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि इतना महंगा कोचिंग का हमने सिस्टम बनाया है, क्या वो रिजल्ट निकाल पाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ फील करी है, लेकिन अगर आप सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करते हो ना, और अगर आप एक बारी मुझे सरेंडर कर रहे हो, मैं 100% रिजल्ट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि सेम चीज़ वो मैं कर रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप कहीं कमी होगी उसको फिक्स करेंगे, एक कहीं कमी होगी उसको फिक्स करेंगे, लेकिन वो स्केल होगा। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप बहुत अच्छा करने वाली है अपनी लाइफ में, एंड आप ऑलरेडी अच्छा कर रही है। एंड एक बारी सिस्टम प्रोसेस सेट होता है तो उसके बाद फिर स्केलिंग का ही पार्ट आता है कि सिस्टम प्रोसेस सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया, नाउ इट्स टाइम टू स्केल। 1 रुपये डाला तो 10 रुपये कैसे निकालेंगे, 5 रुपये कैसे निकालेंगे, ROS का गेम आ जाता है फिर। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, लोग अपने सिस्टम और प्रोसेस को ही नहीं कर पाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो स्केल ही नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट लोग एक्चुअल में वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। सो दीपिका, जस्ट वांटेड टू नो कि आपको हमारा जो कोचिंग था रेवोल्यूशन, उसमें आप कितने स्टार देना चाहोगे, कि आपको कैसा लगा, कितना पसंद आया आपको? So 5 out of 5. थैंक यू सो मच। It was amazing and
एक्सपीरियंस भी अमेजिंग है कि लर्निंग्स बहुत सारी हुई जो कि मैं बोल रही थी कि मिसिंग है। लर्न मतलब मेरे को नॉलेज बहुत है, बट उस नॉलेज को सिस्टमैटिक वे में लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करना है या फिर उनको कैसे हेल्प करना है। अगर कोई मेरे पास आता है तो आई गेट कंफ्यूज कि मैं उसको कहाँ से शुरुआत करूँ, मतलब क्या बताऊँ उसको। ठीक है, लोग आ तो रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ये है, बट सॉल्यूशन का स्टेप 1 क्या होना चाहिए, तो वो मुझे आइडेंटिफाई करने में अब इजी हो गया कि हाँ, ये फर्स्ट स्टेप अगर वो लेता है तो देन ये जर्नी यहाँ से शुरू हो सकती है। कि कोई पर्सन अगर मेरे पास आ रहा है पर्सनल कोचिंग के लिए, तो हाउ आई कैन हेल्प हिम, क्या मुझे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्या उनको हेल्प करना चाहिए, क्या उनको बताना चाहिए कि ओके दिस इज द वे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, या ये आप कर सकते हो। So that is थैंक यू सो मच दीपिका 5-स्टार रेटिंग के लिए। एंड जस्ट वांटेड टू नो कि कुछ फाइनल नोट्स आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो अपने लिए कि आपकी कोचिंग में वो कैसे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा फाइनल नोट जो ऑडियंस को आपको बोलना है। Yeah, so I have my Instagram profile with the name of Craft Your Mind. तो वहाँ से आप मेरे को DM कर सकते हो to connect with me, और then I will take you with a one call, छोटा सा सेशन जिसमें I will understand कि what problem you are going through, and इसकी हेल्प से आपकी प्रॉब्लम जब मुझे पता चलेगी तो I can customize the coaching in that way, and then I will help you with the next process. अमेजिंग दीपिका, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया एंड अफर्मेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। एंड आप हमारी कम्युनिटी में और कम्युनिटी में भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि आप अफर्मेशन वाले लेक्चर्स लेंगी और अफर्मेशन से चीज़ें पूरी कम्युनिटी को सिखाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है दीपिका, आपसे कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। एंड यू आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड सुपर प्राउड ऑफ यू। एंड आप लाइफ में बहुत आगे अच्छा करने वाले बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद अस। इतनी हमारी अच्छी कम्युनिटी है एंड आई एम सुपर पॉजिटिव दैट वी विल ग्रो। सो दीपिका, थैंक यू सो वेरी मच और शो पे आने के लिए, एंड थैंक यू फॉर द 5-स्टार रेटिंग। Thank you. टेक केयर। आई होप गाइज आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि एक फ्रेशर भी इतने पैसे कमा लेता है ट्रेनिंग में आने के बाद, और आप भी कर सकते हो। और ये बहुत आसान है। हमारे सिस्टम, अगर आप बात करोगे हमारे स्टूडेंट से किसी से भी, तो बताएंगे सिस्टम कितना आसान है, सिंपल है, और पैसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपको इतना करना है कि अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो नीचे हमारा लिंक है digitaldiary.com/creatorsrevolution। वहाँ पे क्लिक करके आपको पूरा वीडियो देखना है। उसके बाद एक बटन आएगा नीचे जहाँ पे आपको कॉल बुक करना है। 1-on-1 आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, और फिर हम डिस्कस करेंगे कॉल पे कि हम आपके बिजनेस को, कोचिंग बिजनेस को किस तरीके से स्केल कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कोच बनना चाहते हैं, एजेंसी ओनर है और कंसल्टेंट है, उन लोगों के साथ शेयर करेंगे तो शायद उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और वो भी ग्रो कर पाएंगे अपने बिजनेस को। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ क्लिक करना, क्योंकि और हमारी क्लाइंट के रिजल्ट आने वाली और सक्सेस स्टोरी हमारी आने वाली, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। एंड गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।